लाइक क्योर्स लाइक, इलाज बिल मिसल। मर्ज के मुशाबा दवा से इलाज करना ये एक ऐसा तरीका इलाज है जो मरीज को कुल्ली शफा देने के लिए ऐसी अद्वियात इस्तेमाल करता है जो अलामात को कम करके बीमारी दूर करती है, जिसे आम तौर पर जैसी बीमारी वैसा इलाज के असूल पर चलाया जाता है। अब मैं कारवाने होम्योपैथी के जानब से वेलकम एड्रेस देने के लिए स्टेज पर दावत दूंगी जनाब डॉक्टर मोहम्मद खालिद साहब को। मिराज खालिद साहब स्टेज पर तशरीफ लाएं। आ गया वो आ गया। इसका माइक का हेलो माइक टेस्टिंग। हेलो हेलो आवाज करें। हेलो नहीं, हेलो आवाज करें इसकी आवाज। हेलो अब मैं वेलकम एड्रेस के लिए फिर ही गया दावत दूंगी डॉक्टर मिराज खालिद साहब को। आठ फरवरी को चौथे तालीमी प्रोग्राम में जिल्दी अमराज के हवाले से सैर हासिल गुफ्तगू की गई और उनके तरीका इलाज और अद्वियात के बारे में बताया गया। इसी सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर सज्जाद भट्टी साहब स्किन डिजीज सोरासिस और इसके तरीका इलाज के बारे में लेक्चर देने के लिए स्टेज पर तशरीफ ला रहे हैं। डॉक्टर सज्जाद भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम। हमने लास्ट अपना जो प्रोग्राम था उसमें स्किन डिजीज़ के बारे में बात की, एक सिलसिला शुरू किया स्किन डिजीज़ का। आज उसी सिलसिले की कड़ी है, उसके पार्ट 2 पे हम बात करेंगे। हमने बात की स्किन की एनाटॉमी के बारे में, हमने बात की स्किन की फंक्शंस के बारे में, हमने बात की उसकी डिजीज़ के बारे में। स्किन की एनाटॉमी, उसकी लेयर्स, एपिडर्मिस, डर्मस और उसके बाद हाइपोडर्मस, ये हमने उसमें पढ़ा। थोड़ा सा उसको मैं रिवाइज करना चाह रहा हूँ ताकि वो चीज़ें हमारी रिकॉल हो जाए। उसके बाद हमने स्किन के फंक्शंस जो है उसके बारे में पढ़ा कि स्किन जो है वो कौन कौन से फंक्शंस जो है वो अंजाम देती है, जिसमें हमने पढ़ा कि स्किन में जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो क्या करते हैं, वो पसीना पैदा करते हैं, हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको वो नॉर्मल रखते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा सेबेशियस ग्लैंड के बारे में कि वो हमारे जो स्किन को तरोताज़ा रखते हैं और उसकी नमी को बरकरार रखते हैं। उसके बाद हमने उसके नर्व एंडिंग्स के बारे में पढ़ा कि स्किन की जो नर्व एंडिंग्स हैं वो क्या काम करती हैं, जितने भी आपके सेंसरी इंफॉर्मेशन है वो आपके जो है वो ब्रेन तक लेके जाती हैं। उसके बाद हमने यूवी रेज से बचने के लिए इसमें मेलानिन जो है उसके बारे में पढ़ा
कि हमारी स्किन जो है हमें सूरज की तपश से कैसे बचाती है। उसके साथ साथ हमने पढ़ा कि स्किन जो है वो हमारे जिस्म का सबसे बड़ा एक आर्गन है, जो कि मुख्तलिफ किस्म के जो वो काम सरंजाम दे रहा है। इसके साथ हमने उसकी डिजीज को कुछ कवर किया, जिसमें स्कैबीज को कवर किया, और उसके साथ साथ हमने एक्जिमा को कवर किया, और उसके साथ हमने फंगस को कवर किया, उसकी मेडिसिन के बारे में बात की। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम उसकी जो नेक्स्ट डिजीज है सोराइसिस, उसके ऊपर बात करेंगे। सोराइसिस को पहले हमें समझना चाहिए सोराइसिस क्या है। सोराइसिस जो है एक ऑटो इम्यून डिजीज है, जो कि हमारे टी सेल्स जो हैं, हमारे सेहतमंद जो स्किन के सेल होते हैं उसके ऊपर अटैक करते हैं और उसको वो डिस्ट्रॉय करते हैं। एक जो सेहतमंद स्किन है उसका सेल, जो उसके सेल की लाइफ है वो 4 to 6 वीक है, और जब उसके ऊपर आपके इम्यून सिस्टम अटैक करता है उसकी लाइफ 2 to 4 डेज भी आ जाती है। जिससे क्या होता है कि आपकी स्किन के जो सेल हैं वो बड़ी तेजी से डेड हो रहे हैं और बन रहे हैं, और उसके साथ आपकी स्किन जो है उसके ऊपर एक मोटी तह बन जाती है, जो कि आपके स्किन सेल, डेड स्किन सेल्स की होती है। और उसके ऊपर आप देखेंगे कि सिल्वर कलर के एक पूरे स्केल्स बन जाते हैं, जो कि खारिश करने से उतरते हैं, और उसके बाद वो एक तह मोटी होती है और वहां पे इन्फ्लेमेशन होती है। सोराइसिस जो है इसकी बहुत सारी इकसाम है। सोराइसिस की जो सबसे मेन इकसाम है उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इसकी मेन जो है वो 5 से 7 इकसाम इसकी जो है सोराइसिस की हैं। सबसे पहले इसकी प्लेग सोराइसिस है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा पाई जाने वाली स्किन की एक सोराइसिस की एक टाइप है, जो तकरीबन 80 to 90% लोग जिससे इफेक्ट होते हैं। और इसमें क्या होता है कि ये आपके किसी भी जिस्म के किसी भी हिस्से में ये बन सकती है। इसमें क्या होगा कि एक मोटी तह बनेगी, उसके जो अराउंड है वो सुर्ख जो है वो इन्फ्लेमेशन होगी, और उसके ऊपर एक पपड़ी बन जाएगी जो कि आपको खारिश करेगी, उसमें बर्निंग होगी और वहां पे रेडनेस होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट इसकी है वो गैटेड सोराइसिस है। ये जो गैटेड सोराइसिस जो है ये आमतौर पर जो स्टेप थ्रॉट्स होते हैं, ये बच्चों में और जो यंगस्टर्स होते हैं उसमें ज्यादा पाई जाती है ये टाइप। इसमें क्या स्टेप थ्रॉट्स की वजह से, किसी इन्फेक्शन की वजह से, कोई वायरल हो सकती है, कोई बैक्टीरियल हो सकती है, कि उसकी वजह से ट्रिगर होती है। इसमें अचानक छोटे छोटे धब्बे जो है वो नमूदार होते हैं, और वो जो धब्बे हैं वो अचानक नमूदार होंगे और छोटे छोटे धब्बे होंगे। सर तो उसकी सबसे पहले हमने प्लेग सोराइसिस के बारे में बात की कि ये सबसे ज्यादा पाई जाने वाली एक सोराइसिस की किस्म है, जो 80 to 90% लोगों को इफेक्ट करती है। उसके बाद हमने सेकंड जो उसकी टाइप थी उस पर बात की, जो कि गैटेड सोराइसिस है। ये स्टेप थ्रॉट की वजह से, किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ये ट्रिगर हो सकती है। आमतौर पे छोटे बच्चों में और यंगस्टर में ये पाई जाती है। उसके बाद जो तीसरी है वो है इनवर्स सोराइसिस। जो इनवर्स सोराइसिस जो है ये सुर्ख रंग की चमकदार एक तह बनती है। इसके ऊपर जो सफेद रंग के या सिल्वरी कलर के जो पैचेस वो नहीं बनते। आमतौर पे ये आपके जो अंडर आर्म्स हैं वहां पर, आपकी जो फोल्डिंग्स जो हैं वहां पर, और लेडीज में अंडर द ब्रेस्ट जो है वहां पर ये बनते हैं। उसके बाद हमारी नेक्स्ट जो है वो पस्टुलर सोराइसिस है। इसमें क्या होगा कि छोटे छोटे आपके पस वाले वहां पे बनेंगे, दाने बनेंगे, और उनके अंदर व्हाइट कलर की पस होगी, और ये आपके पैरों को मुतासर ज्यादातर करते हैं। इसके अलावा हाथों को मुतासर करते हैं, इसके अलावा बाकी भी आपकी स्किन को मुतासर कर सकते हैं। उसके बाद रेथ्रोडर्मिक सोराइसिस है, जो कि बहुत ही कम पाई जाने वाली एक इसकी किस्म है, लेकिन अगर आप इसको देखें इंतहाई डेंजरस जो एक इसकी किस्म है। ये जानलेवा भी हो सकती है और आपकी पूरी बॉडी को ये इफेक्ट करती है। उसके बाद नेल सोराइसिस है, जो कि आपके नाखूनों को इफेक्ट करती है, और जिससे आपके नाखूनों का जो कलर है वो चेंज हो जाता है, और उसके साथ आपकी जो कोरें हैं वो पक जाती हैं, और वहां पे आपकी पस फॉर्मेशन हो जाती है,
और नाखून आपके टूटना शुरू हो जाते हैं और ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। उसके बाद अगर सोराइसिस है, सोराइसिस के साथ एक चीज जो है वो हो सकती है जो कि सोराइटिक आर्थराइटिस है। इसमें क्या होगा कि आपके जो ज्वाइंट है वो इफेक्ट होंगे, आपके तमाम ज्वाइंट्स भी हो सकते हैं और कोई एक ज्वाइंट भी इसमें इफेक्ट हो सकता है। उस ज्वाइंट में इंफॉर्मेशन होगी और वो जो आपकी बहुत ज्यादा उसमें जो तकलीफ है वो टाइम होगा वो मॉर्निंग का होगा, स्टिफनेस उसमें होगी और वहां पे आपकी बर्निंग होगी। इसके बाद हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के ऊपर। सोराइसिस जो है ये एक ऑटोइम्यून डिजीज है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इसका होम्योपैथी के अलावा कहीं पे ट्रीटमेंट मौजूद नहीं है। ये सोराइसिस जो है ये मैनेज हो सकती है और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कहीं पे नहीं हो सकता। आप इसको ऑइंटमेंट के साथ या एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन के साथ, दूसरी चीजों के साथ मैनेज कर सकते हैं। लेकिन ये अल्लाह पाक का हम पे खुसूसी करम है, हमें इस चीज पे फख्र है कि हम होम्योपैथ हैं और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इसका 100% ट्रीटमेंट मौजूद है। अब इसके हम ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। सबसे पहले सोराइसिस के जो मेन हिस्से हैं वो कौन कौन से इफेक्ट होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर स्कैल्प है, आपके सर की जिल्द जो है ये वहां पे इफेक्ट हुई है और उसके अलावा आपके जिस्म किसी हिस्से पे जो एक मखसूस हिस्सा जो है इफेक्ट हुआ है, उसमें जो सबसे अच्छा मेडिसिन काम करेगी वो मर्कसाल करेगी। आप मर्कसाल 30 में सुबह दोपहर शाम यूज करवा सकते हैं। उसके बाद आर्सेनिकम एल्बम इसकी सेकंड बड़ी मेडिसिन है सोराइसिस की, जो कि आप यूज करवा सकते हैं। आर्सेनिकम एल्बम में क्या होगा कि इसमें बहुत ज्यादा बेचैनी होगी और थोड़े थोड़े पानी की प्यास होगी, रेस्टलेसनेस बहुत ज्यादा होगी और जैसे ही बंदा जो है वो गर्म कमरे से ठंडी जगह पे जाएगा ये बढ़ जाएगी। और आमतौर पे सर्दियों में जो आर्सेनिकम एल्बम का पेशेंट है उसकी सोराइसिस जो है बीमारी वो बढ़ जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद मजीरियम है। मजीरियम जो है ये आमतौर पे यहाँ पे बड़े बड़े आपकी तह बनती है और उसके नीचे जो है वो पस फॉर्मेशन होती है, वहां पर ये अच्छा काम करती है। ज्यादातर मजीरियम को स्कैल्प पे बहुत अच्छा इसका रिजल्ट पाया गया है। और उसके बाद ग्रेफाइटिस है। ग्रेफाइटिस जो है इसमें क्या होगा कि अब इसकी तह मोटी होगी और उसके बाद जब उसकी तह को खड़ा जाएगा वहां से लेशदार मादा होगा, या खारिश करने से वहां से पानी का खराज या लेशदार मादे का खराज होगा, तो वहां पे आपकी ग्रेफाइटिस 30 में इसको हम यूज करवाएंगे। इसके बाद जो ठंडा पानी से, अगर जैसे पहले बात की जो आर्सेनिकम है उसमें क्या ठंड से एग्रावेशन उसका बढ़ता है। अगर मिसाल के तौर पे किसी बंदे ने जिस्म को ठंडा पानी लगा और उससे उसकी एग्रावेशन बढ़ती है, नहाने से एग्रावेशन बढ़ती है, तो उससे क्या होगा, उसकी जो मेडिसिन होगी वो आर्सेनिकम एल्बम होगी। आर्सेनिकम एल्बम हम उसको 30 में यूज करवाएंगे। उसके बाद सर्दियों में बीमारी का बढ़ जाना, जैसे पहले मैंने बात की, तो वहां पे हमारी आर्सेनिकम यूज होगी। उसके बाद ग्रेफाइटिस जो है ये आमतौर पर आपके जो अंडर आर्म्स हैं, उसके बाद जो ब्रेस्ट के नीचे जो आपके कट्स बनते हैं वहां पे ये बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। उसके बाद थूजा जो है, थूजा को अगर आप देखें, इसकी जो बीमारी है ये पूरे जिस्म पे इसकी सोराइसिस फैल जाएगी, इंतहाई क्रोनिक होगी और इसकी जो इंतहाई सख्त इसमें खारिश होगी और पपड़ी बहुत ज्यादा होगी। तो वहां पे क्या होगा, जब बहुत ज्यादा क्रोनिक डिजीज है तो वहां पे हम थूजा का यूज करेंगे। और थूजा यहाँ पे 30 में सुबह दोपहर शाम हम यूज कर सकते हैं। अगर 200 में करें तो वीकली एक उसकी डोज हम लेंगे। इसके अलावा भी अगर हम सोराइसिस का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, सबसे पहले हम थूजा को यूज कर सकते हैं एक एंटी करंट रेमेडी के तौर पे, बगैर किसी सिम्टम के एक डोज हम दे सकते हैं बिफोर जो उसके ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले। उसके बाद नाखूनों की जो आपकी सोराइसिस है, जो नेल आपके इफेक्ट होते हैं, उसके लिए एंटम क्रूड जो है ये सबसे बेस्ट मेडिसिन है। इसके अलावा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने जो नेल सोराइसिस है ये सिलिशिया से के यूज से वो अल्हम्दुलिल्लाह वो क्योर हुई। ठीक है, कि सिलिशिया इसकी बहुत बड़ी मेडिसिन है और सिलिशिया को जब हम यूज करेंगे तो उसको हम 6x पोटेंसी में उसको यूज करवाएंगे। उसके बाद आपके हाथों और पैरों की हथेलियों पे अगर दाने बन रहे हैं और उसके साथ वहां पे खारिश हो रही है और सोराइसिस जो है वो हाथों की हथेलियों पे और पैरों की हथेलियों पे है, तो वहां पर आपकी जो मेडिसिन ज्यादा इफेक्टिव काम करेगी वो लाइकोपोडियम होगी। ठीक है, इसके अलावा लाइकोपोडियम राइट साइडेड मेडिसिन है,
अगर सोराइसिस जो है वो राइट साइड पे ज्यादा है तो वहां पर भी लाइकोपोडियम ज्यादा अच्छा काम करेगी। इसके अलावा फास्फोरस जो है, फास्फोरस भी सोराइसिस में बड़ा अच्छा काम करती है, लेकिन हमने सिम्टम को लाजमी देखना है कि उसके सिम्टम वहां पे आ रहे हैं। तो जो जिसके सिम्टम आ रहे हैं, जिस मेडिसिन के, जिस रेमेडी के, अगर हम उसका प्रॉपर यूज करेंगे तो उसका हमें 100% अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट मिलेंगे। तो फास्फोरस का जो ज्यादातर यूज है, आपके अगर घुटनों के ऊपर और टखनों के ऊपर आपके जो सोराइसिस बन रहा है, तो वहां पर फास्फोरस आप 30 सुबह शाम या वीकली 200 की एक डोज देके उसको 100% वो क्योर हो जाएगा। इसके अलावा जो मजीरियम है, जैसे मैंने पहले बात की, उसके में पस फॉर्मेशन होती है। इसके बाद हेपरसल्फ और सिलिशिया, जैसे मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात की कि सिलिशिया से वो जो नेल सोराइसिस था वो अल्हम्दुलिल्लाह वो क्योर हुआ। इसके बाद जो आपके नेल सोराइसिस हैं, जहाँ पे पस बन रही है, कहीं पे भी जो स्मॉल पस्टुलास जो बन रहे हैं, वहां पे आपकी सिलिशिया और हेपरसल्फ जो है वो आपको अच्छा रिजल्ट देगी और वहां पे आपके वो अल्हम्दुलिल्लाह क्योर हो जाएगा। उसके बाद आपकी काली आर्स है। काली आर्स, यहां पर बीमारी बहुत पुरानी होगी, यहाँ पर 20-25 साल 15 साल पुरानी एक डिजीज चलती आ रही है जो क्रॉनिक डिजीज है। वहां पे आप काली आर्स का इस्तेमाल करेंगे। काली आर्स 30 में आप सुबह दोपहर शाम होगी। काली आर्स की जो खारिश है, जो इचिंग है, वो ऑल द टाइम होगी। वो बंदा अपने हाथ को रोक नहीं सकेगा, हर वक्त वो खारिश करता रहेगा। तो वहां पे क्या होगा, आप काली आर्स का यूज करेंगे। उसके बाद आपकी आर्सेनिकम आयोडाइड है। आर्सेनिकम आयोडाइड इसकी बहुत बड़ी मेडिसिन है सोराइसिस की। इसमें क्या क्या होगा कि जिस्म पर जो यहाँ पे टिपिकल सिम्टम होगा, हमें समझ नहीं आ रही होगी कि हम यहाँ पे क्या यूज करवाएं, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे हम आर्सेनिकम आयोडाइड का इस्तेमाल करेंगे और वहां पे हमारी इंशाल्लाह जो सोराइसिस है वो क्योर हो जाएगी। उसके बाद कालीब्रोम, कालीब्रोम जो है ये इसको हम यूज करेंगे। यहाँ पे इचिंग होगी और साथ में नींद नहीं होगी। कालीब्रोम में आपको नींद नहीं आएगी, पास्टोलस होंगे, इचिंग होगी और आपकी जो है वो उसमें बेचैनी होगी, नींद आपकी बिल्कुल उसमें नहीं होगी। उसके बाद आपकी पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम की जो जो इसके हम अगर इसको देखते हैं, इसमें बहुत ज्यादा जो है वो ड्राइनेस होती है पेट्रोलियम में। और जो पेट्रोलियम की सोराइसिस है वो सर्दियों में बढ़ती है। सर्दियों में इसमें क्या होगा कि डीप आपके क्रैक्स होंगे स्किन के ऊपर और उसमें से जो है वो बाद में ब्लीडिंग भी आपकी शुरू हो जाएगी और उसके साथ पेन और जो बर्निंग सेंसेशन है वो होगा। पेट्रोलियम जो है ये आपकी जो सोराइसिस सर्दियों में ज्यादा बढ़ जाती है, वहां पे आप पेट्रोलियम का यूज करेंगे। इसको भी सुबह दोपहर शाम 30 में या 200 की एक डोज वीकली या 3 डेज के बाद आप ले सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है वो है सल्फर। सल्फर जो है ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली हमारी मेडिसिन है, एंटीसोरिक मेडिसिन है। और इसको जो है अगर हम सल्फर को देखें, सल्फर का जो पेशेंट है, एक तो वो गंदा होगा, सफाई उसमें नहीं होगी, डरपोक होगा। सल्फर का पेशेंट जो है वो डरपोक होगा, वो आपसे बात करते हुए हिचकिचाएगा, डरेगा बात करते हुए आपसे। और उसके बाद नहाना पसंद नहीं करेगा, नहाने से उसकी एग्रीवेशन होगी, बढ़ेगी उसकी एग्रीवेशन सल्फर की, लेकिन गंदगी में ज्यादा रहना पसंद करेगा। वहां पे आप उसको जो सल्फर का यूज करवाएंगे, इसमें मीठा ज्यादा खाता है पेशेंट, सल्फर का जो पेशेंट होता है वो मीठे को पसंद करता है। इसके बाद अगर आपकी सोराइसिस जो है वो गर्मियों में बढ़ रही है, आमतौर पे सर्दियों में इसकी ज्यादा जो है वो एग्रावेशन होता है, लेकिन अगर सोराइसिस जो है वो गर्मियों में बढ़ रही है, उसके लिए आपकी जो मेडिसिन है वो बोरेक्स होगी। इसमें आप बोरेक्स को 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम बिफोर मील यूज करवाएंगे तो आपको इसका बेहतरीन रिजल्ट इंशाल्लाह मिलेगा। उसके बाद सोराइनम है और इसकी कुछ मेडिसिन हैं। और सोराइनम आप वीकली एक डोज 200 की दे सकते हैं किसी भी उसके साथ, और आपको इसमें बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू। आज का ये हमारा टॉपिक, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर हेलो के हवाले से डॉक्टर साहब ने अभी तक जो भी मालूमात और उनके तरीका इलाज के हवाले से जो भी अद्वियात के बारे में बताया है,
मैं उम्मीद करती हूँ कि तमाम डॉक्टर साहिबान, जितने भी डॉक्टर्स इधर यहाँ तशरीफ फरमा हैं, जो सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे, तमाम डॉक्टर्स के लिए ये मालूमात मुफीद साबित होंगी। गुज़श्ता 3 लेक्चर्स में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हवाले से जो भी मालूमात दी गई है, उनका तरीका इलाज बताया गया। इसी सिलसिले को मजीद बढ़ाने के लिए हमारा अगला लेक्चर STDs यानी समाजी ताल्लुकात की वजह से पैदा होने वाले मसाइल और उनके तरीका इलाज के बारे में बताने के लिए स्टेज पर तशरीफ ला रहे हैं डॉक्टर खालिद परवेज साहब। जैसा कि आप जानते हैं, ज़रा बी केयरफुली, अटेंड टू मी। आज का जो टॉपिक है इसको 2 हवालों से देखा जाता है, STDs, STIs। इट मीन सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीजेस, सेक्सुअल ट्रांसमिशन इन्फेक्शंस। ये एक ऐसा टॉपिक है, जरा बाद में देना, जरा बैठ जाए, जरा एंड पे देना जरा प्लीज, आप जरा वेट करें। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे बहुत कम बात होती है, हालांकि इसके ऊपर जितनी बात की जाए उतनी कम है। इस बीमारी का आगाज मुस्कुराहट से होता है और इसका इंतहा आंसुओं में देखा गया है, और इसके मुख्तलिफ पहलुओं पे नजरसानी डाली जाए तो पता चलता है कि इसमें ऐसे अमराज जन्म लेते हैं जो बाज़ औक़ात मौत का सबब भी बनते हैं। ये जो दोनों अमराज हैं, ये बेसिकली सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज और सेक्सुअल ट्रांसमिशन इन्फेक्शन, इतने इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है, वो आपको मैं एलेबोरेट करूंगा। पहले थोड़ी सी आपको मैं इसकी स्टडी बता दूं WHO के हवाले से। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसके बारे में वो बताते हैं कि एक साल के अंदर 374 मिलियन लोग STIs का शिकार होते हैं। 374 मिलियन इन 1 ईयर STIs का शिकार होते हैं, जबकि रोजाना की बुनियाद पर 10 लाख लोग STIs का शिकार होते हैं। यह अदादो शुमार मैं बता रहा हूं, स्टडी खुद भी कर लेना। इसी तरीके से कुछ अमराज जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फॉर एग्जाम्पल गोनोरिया, क्लेमेडिया एंड सिफिलिस, इसका जो दुनिया में जो लोग शिकार होते हैं उसकी जो तादाद है ऑलमोस्ट 7 करोड़ से लेकर 8 करोड़ इसका शिकार होते हैं। और इसकी ट्रांसमिशन की जो सबसे बड़ी वजह मल्टीपल सेक्स इंडिकेट किया गया है, और इसका जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है मेल एंड फीमेल में, वो इनफर्टिलिटी डेवलप होती है। इसके अंदर क्या चीज प्रॉब्लम होता है जी? इनफर्टिलिटी, यानी मेल एंड फीमेल। आपका जो भी क्वेश्चन होगा वो ग्रुप में आपको डिस्कस कर लिया जाएगा। यानी इसमें मेल और फीमेल दोनों ही मुतासर हो सकते हैं। स्टडी ये भी बताती है कि अगर मेल एंड फीमेल सिर्फ आपस में सिर्फ 10 सेकंड कंटिन्यूसली
किस करते हैं, तो 80 मिलियन बैक्टीरिया ट्रांसफर होते हैं। कितने सेकंड में जी? ओनली 10 सेकंड के अंदर 80 मिलियन बैक्टीरिया ट्रांसफर होते हैं। इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया हार्मफुल होते हैं, नुकसानदेह होते हैं। इंटरनेशनल स्टडी को एनालिसिस किया गया तो देखा कि इसके अंदर कौन से लोग कौन सी एज के लोग इसमें शामिल होती हैं। वो टीन एज 14 साल से लेकर एंड यूथ यानी 49 ईयर तक के जो लोग हैं वो STIs का शिकार हो जाते हैं। अब यहां तक बात समझने की है कि जो STIs है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जो है, समटाइम्स सिम्टम्स पैदा नहीं करती, यानी सिम्टम्स का पता नहीं चलता। अगर वो सिम्टम प्रोमिनेंट हो जाएं, साथ कंप्लेंट भी पैदा करें, यानी कोई अनदर साइन और सिम्टम आ गए और शिद्दत आ जाए, तो फिर वही बीमारी STD में चली जाती है। इसको हमने 3 कैटेगराइज में बताते हैं। दुनिया की ये रिसर्च बताती है कि 3 किस्म के, हमारा बल्कि मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड टॉक्सिकोलॉजी आपका 4th ईयर का सब्जेक्ट है, वो भी आपको ये बताता है कि 3 काइंड्स ऑफ जो सेक्स हैं वो ट्रांसमिशन STIs और STDs का शिकार होते हैं। वो कौन सी हैं? नंबर 1, ये होम्योपैथी में, अच्छा चले जी। नंबर 1 वजाइनल सेक्स, नंबर 2 एनल एंड नंबर 3 ओरल। अब ट्रांसमिशन का चांस कब होता है? ट्रांसमिशन का, ट्रांसफर का चांस उस वक्त होता है जब दोनों पार्टनर में से एनीवन इसका शिकार हो तो वो दूसरे बंदे को इन्फेक्टेड कर देता है। और मैंने अपनी जिंदगी के 27 साल प्रैक्टिस के दौरान ये मैंने देखा है, लोगों को रोते हुए मैंने देखा है कि जब ये इन्फेक्शन बॉडी में जाती है और खास तौर पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डैमेज करती है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डैमेज करती है, तो लोग उसको पकड़ के कहते हैं पेशाब कर लो, इतना पेनफुल यूरिन होता है, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। कामयाबी उस वक्त होगी जब आप एक अच्छे फिजिशियन होंगे, आपके पास वो बंदा आएगा और आपको अगर केस लेना आता है, कलेक्शन ऑफ सिम्टम अच्छे तरीके से आते हैं, फिर आप उसका ट्रीटमेंट करने में कामयाब होंगे, वरना कोई चांस नहीं है। लिहाजा अब जो सबसे ज्यादा सोर्स है वो वजाइनल सेक्स है, इसके बाद एनल है, ओरल है। अब हमारे स्टेट्स के मुताबिक इनकी अलाउ नहीं है, बट क्योंकि इस पे बात नहीं होती, मरीज हमारे पास आता है तो हमारी अव्वलीन फर्ज ड्यूटी बन जाती है कि इसकी प्राइवेसी को मद्देनजर रखना है, यानी किसी को इसके बारे में बात नहीं करनी। हमने अगर किसी से केस डिस्कस करना है तो विदाउट नेम से इसको डिस्कस करना है। और अगर शादी से पहले यंग एज में अगर कोई शख्स शिकार हो भी जाता है तो बात याद रखें, इसको बंद कर दें, कि ये बीमारी जो बैक्टीरिया की है, अपना खास टाइम पीरियड पूरा करने के बाद अगर इसका बरवकत ट्रीटमेंट हो जाए तो इंसान बच सकते हैं, ठीक हो सकते हैं, नो इशू। लेकिन हमने इसको फिर 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। अब हम 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं, बात समझनी जरा आसान हो जाएगी। नंबर 1, बैक्टीरियल, नंबर 2 पैरासाइट्स, नंबर 3 वायरसेस। अब देखिए 3 कैटेगरीज आपके सामने आ गई। वो कौन से बैक्टीरिया हैं जो बैक्टीरियल STIs डेवलप करते हैं।
वो कौन से हैं जो पैरासाइट्स में है और कौन से जो वायरसेस में है। बैक्टीरिया के अंदर टॉप 1 जो कंसीडर किया जाता है ये देखें, इधर तवज्जो से सुनना। देखें, नंबर 1 गोनोरिया, क्लेमेडिया, सिफिलिस। ये बैक्टीरियल एसटीआईज का सबब बनती। इतनी बात समझ आ गई? जिसने ये लेक्चर समझ लिया उसके 30% क्लिनिक में बेहतर केस क्योर होना शुरू हो जाएंगे। मैं ज्यादा की बात नहीं करता क्योंकि इट इज टू मच वेरी डिफिकल्ट। अब गोनोरिया, क्लेमेडिया एंड सिफिलिस ये सारे के सारे बैक्टीरियल हैं। ये जितने भी है ना अपना अपना ड्यूरेशन पूरा करते हैं, इनक्यूबेशन पीरियड पूरा करते हैं, सिम्टम ले आते हैं। लेकिन ये जो सिफिलिस है ना, जिनको ये लगता है उनको ये बीमारी उनको हार्ट तक ले जाती है, हार्ट के अमराज डेवलप करती है, ब्रेन के अमराज डेवलप करती है। ये देख ले कितना खतरनाक बैक्टीरिया है। दूसरा पैरासाइट्स। पैरासाइट्स में ट्राइकोमोनास, इसमें ज्यादातर खवातीन मुतासर होती। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ये ऐसा है कि जब ये किसी बॉडी में जाता है ना कि ये सिम्टम पैदा करता है बल्कि जानलेवा भी होता है। और बहुत सारे ये कहते हैं कि हम इसको मैनेज कर सकते हैं, क्योरेबल नहीं हो सकते, शायद अभी उसकी रिसर्च पूरी नहीं हो सकी। जो नॉलेज मैं अब तक पहुंचाता हूं ये भी एक स्टडी बेस पे होता है। अपनी तरफ से ये नहीं है, मेडिसिन अपनी तरफ से हो सकती है, एडिशन हो सकता है, लेकिन स्टडी की जो बात है इसको अपने पल्ले बांधना है। ये देखें जरा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मिसाल के तौर पर HPV, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ह्यूमन, आप लोगों ने बहुत रेयर केस देखे होंगे। ये इतने पेनफुल केस आप अंदाजा नहीं लगा सकते। ये देखें, ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। आगे हर्पीस सिंप्लेक्स, इसमें कैटेगराइज आती है, टाइप 1 है और टाइप 2 है। HIV है जिसको आप एड्स कहते हैं। उसके बाद HBS AG, हेपेटाइटिस B सरफेस एंटीजन जो तयशुदा है, ये सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज है। अनदर सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज भी हो सकती है जैसे HCV एंड अदर। बट अगर हम इन सारी चीजों को डिस्कस करें तो जो आपके 45 मिनट हैं, इट इज नॉट अनफ फॉर दिस। ये बहुत कम है। एक एक टॉपिक, जैसे मैंने 6 महीने हो गए हैं आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा रहा हूं। अगर मैं इसको चाहूं तो अल्हम्दुलिल्लाह मजीद 1 साल लगातार मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको पढ़ा सकता हूं। आप इसको पढ़ सकते हैं और मैं आपको पढ़ा सकता हूं। अब इसमें हमने करना क्या है, हम इसको डिस्कस करते हैं। पहले गोनोरिया को, पहले हम गोनोरिया को डिस्कस करते हैं। और क्योंकि इट इज टू मच वेरी कॉमन, बहुत आम है और इसकी रेशो भी बहुत ज्यादा है, और इसकी काजेज भी आपको मैं बता देता हूं। इसका जो बैक्टीरिया होता है उसको हम कहते हैं गोनोकोकाई, नसेरिया वगैरह भी उसको बोलते हैं। गोनोकोकाई बैक्टीरिया है। जैसे ही इंसान किसी दूसरे इंसान से मिलता है इन्फेक्टेड को, तो इंतहाई शॉर्ट टाइम के अंदर ये सिम्टम पैदा कर देता है। कुछ लोगों के अंदर दूसरे दिन, कुछ लोगों के अंदर तीसरे दिन सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। और ये गोनोरिया मेल और फीमेल दोनों ही इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। लिहाजा ये बात ज़हन में रखें कि किसी इंसान से मिलने से पहले बात ज़हन में रखें कि दूसरा शख्स कितना ज्यादा हाइजेनिकली अच्छा हो सकता है।
जितना 50% फीमेल और 50% मेल, बोथ आर इक्वल रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेड द डिजीज। ये दोनों पॉसिबल हो सकते हैं। जैसे बैक्टीरिया जाता है तो क्या होता है, ये देखें। सबसे पहले ये जो पीनस है, इसके अंदर एक नाली होती है जिसको हम कहते हैं यूरिथ्रा। ये मैं वो बातें समझा रहा हूं जो आपके प्रैक्टिस के लिए जरूरी है। जैसे बैक्टीरिया ने दाखिल होना है तो सबसे पहले इस नाली को स्वेल कर देना उसने, उस कंडीशन को कहते हैं यूरिथराइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द यूरिथ्रा। तो जब यूरिथ्रा होगा तो 5 करैक्टर होंगे इन्फ्लेमेशन के, यानी पेन होगी, जो नहीं नजर आ रही रेडनेस होगी, यानी 5 वो करैक्टर बनेंगे तो आपको सोजश डेवलप होगी। तो पहला सिम्टम क्या होता है, इतना ये सिम्टम होता है कि फौरी तौर पर यहां से मवाद निकलना शुरू हो जाता है। पहले मवाद का जो कलर होता है वो व्हाइट होता है, उसके बाद इसका कलर चेंज होता है, और जब ये स्टेज 3 में जाता है तो उसका कलर ग्रीनिश हो जाता है। और क्या होगा इसमें, पेनफुल यूरिनेशन, इतनी दर्द, इतनी तकलीफ, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। कि मैंने वो पेशेंट भी देखे हैं कि एक बंदे ने उसको इधर से बाजू से पकड़ा है, इधर से बैठा तो यूरिन करवा रहे हैं। इतना पेनफुल आप अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन एज ए मुआलिज होने के नाते आप उसकी कमी में तकलीफ कर सकते हैं, बिकॉज इट इज योर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और एफोरिज्म नंबर 3, ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन, वो क्या कहता है कि रिलेशन बिटवीन डिजीज एंड मेडिसिन। वो सबसे पहले कहता है कि नॉलेज ऑफ डिजीज आपके पास है, फिर वो कहता है कि रिलेशन बिटवीन डिजीज है आपके पास, क्या नॉलेज ऑफ मेडिसिन आपके पास है, क्या आप इन चीजों के बावजूद आपको इनके ऑब्स्टेकल्स का पता है। अगर इन सारी चीजों का पता है तो फिर आप इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और एफोरिज्म नंबर क्या कहता है कि मुआलिज का अव्वलीन फर्ज क्या है कि मरीज की खोई हुई हालत को जल्दी से तेजी से बहाल करे और आपने उसकी तकलीफ को कम करना है। लेकिन अगर डिस्चार्ज यहां पर ग्रीनिश है, मरीज आपके पास आ गया है, मेडिसिन का नाम भी पता चल जाएगा आपको, लेकिन जब तक इसका टर्नओवर पूरा नहीं होगा, उसके सिम्टम्स एलिमिनेट नहीं होंगे, आपने बैक्टीरिया के खिलाफ कोई ना कोई चीज खड़ी करनी है ताकि उस बैक्टीरिया के जो सिम्टम पैदा हो चुके उसको खत्म किया जा सके। तो लिहाजा पेनफुल यूरिन, मिक्सचुरेशन तकलीफ दे होगी, और जब ये टर्नओवर गुजर जाएगा तो खास सिम्टम पैदा होगा कि जब वो किसी अनदर पर्सन से मिलेगा तो पेनफुल इंटरकोर्स होगा। पेनफुल इंटरकोर्स, जैसे ही इरेक्ट हुआ दर्द स्टार्ट हो गई, जैसे थोड़ी सी इरेक्शन हुई स्टार्ट होगी। और एलोपैथी के अंदर क्योंकि वे ऑफ ट्रीटमेंट थ्रू एंटीबायोटिक किया जाता है, हमारे पास मियाज़मेटिक थ्योरी मौजूद है। आपने फौरी तौर पर मियाज़म की तरफ फॉल कर जाना है, आपके पास नसोर्स मौजूद हैं। लेकिन अगर इसके बावजूद भी अगर आपका मरीज बेहतर नहीं हो रहा आपसे, आप केस को रेफर भी कर सकते हैं उसकी जिंदगी बचाने के लिए। लेकिन मेजॉरिटी केसेस जो हैं आप उसको कवर करने की सलाहियत रखते हैं और आपकी फील्ड को बेहतर करने की सलाहियत रखती है। देखें यहां पर आपके पास फौरी तौर पर जो फॉल करने वाली जो चीज है, यहां पर जो ग्रीनिश मादा आ रहा है आपको इंडिकेट कर रहा है पल्साटिला को। ये जो ग्रीनिश कलर का मादा आ रहा है आपको इंडिकेट कर रहा है यहां पर पल्साटिला को। आप उसको देके उसके सिम्टम को खत्म कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये मैं दवाई इसलिए साथ शॉर्ट कर रहा हूं कि फीमेल सिम्टम ये भी आने, दोनों की अद्वियात मिलती जुलती होनी है कि जिस जगह बर्निंग होगी, बर्निंग सेंसेशन होगी और वहां पर स्टिचिंग पेन होगी, चुभने वाले दर्द होंगे, तो आपने इस दवाई को कभी नहीं भूलना, एपस मेलिफिका को। जब भी आपने किसी को एपस मेलिफिका देनी है तो आपने 1M 10M CM में नहीं जाना, आपने हाथ हौला रखना है, 30 पे रहना है, सुबह दोपहर शाम आपने इसको रिपीट करना है। उसको मेडिसिन की जरूरत है, उसके बाद बेशक इसको पोटेंशियल को हाई ले जाएं। एपस मेलिफिका एज ए एंटी इन्फ्लेमेटरी बेहतरीन, एज ए एनाल्जेसिक, और आपने साथ थोड़ा सा एनाल्जेसिक को भी ऐड कर देना है।
अगर वहां पर पेन अनबियरेबल है तो एपस के साथ साथ जो आपकी मेडिसिन बेलाडोना है ये एज ए एनाल्जेसिक के तौर पर काम करती है। एपस मेलिफिका कोरिलेट करेगी बेलाडोना के साथ और मरीज की दर्द फौरी तौर पर खत्म हो जाएंगी। ये बात ज़हन में रखना। और उसके साथ साथ अगर ड्यूरिंग यूरिनेशन पेन हो रही है, ये जो अद्वियात है साथ साथ लिखते जाएं, समझते जाएं। जैसे ड्यूरिंग यूरिनेशन पेन हो रही है, ड्यूरिंग इंटरकोर्स पेन हो रहा, साथ बर्निंग सेंसेशन है, तो आपने फौरी तौर पर कंथेरस की तरफ चले जाना है, क्योंकि ये जो मक्खी से दवाई बनती है, स्पाइनच फ्लाई से बनती है, ये आंवला बनाती है जब किसी को डंग मारती है। तो जब आपके यूटीआई के अंदर बर्निंग होगी, स्टिचिंग पेन होगी, तो जो कंथेरस फ्लाई सिम्टम पैदा करती है यही आप टेंसी में दे तो सिम्टम्स की एलिमिनेट हो जाएंगे। यही है लेट लाइक्स बी क्योर्ड बाय लाइक्स। इसी को हम कहते हैं क्योर बाय लाइक्स क्योर्स। ये है होम्योपैथी का कानून, सिमिलिया सिमिलेबस क्रेंचर। ये है उसकी बेस। आपने 3 अद्वियात को ज़हन में रखा, एपस, बेलाडोना और कंथेरस। ये अद्वियात एज ए एंटी इन्फ्लेमेटरी और एज ए एनाल्जेसिक के तौर पर काम करेगी। नसोड़ भी बताता हूं अभी। अब देखें, फीमेल है, जैसे तकलीफ मर्दों में है ऐसी तकलीफ खवातीन में भी है। वहां पर भी वही सिम्टम्स पैदा होते हैं जो मेल में पैदा होते हैं। फर्क यह होगा कि वहां पर इमीडिएटली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अटैच हो जाएगा। जैसे मेल में इधर वो एक चीज छोड़ गया कि ये जो प्रोस्टेट होता है ना आपका, इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, प्रोस्टाइटिस हो जाता है और वो मवाद निकलना शुरू हो जाता है। और जब वो मवाद निकले और ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं प्रोस्टाइटिस यानी प्रोस्टेटेरिया, जो हकीमों ने लिखा होता है जरियान। जब ये प्रोस्टेटाइटिस से प्रोस्टेटेरिया में कन्वर्ट हो जाए तो याद रखना कि आपके पास बेहतरीन अद्वियात मौजूद है, जैसे कोनियम है, फेरिपिक्रिकम एसिडम। आपके पास मेडिसन यानी हर लम्हे पे मेडिसन आपके पास मौजूद है और आपने इसका इंतखाब करना है। जैसे ये बैक्टीरिया खवातीन में इंड्यूस होता है ड्यू आफ्टर इंटरकोर्स के बाद, तो क्या होता है, जरा तवज्जो से सुने जी। सबसे पहले जो इसकी चीज इन्वॉल्व होती है वो होती है इसकी वजाइनल ओरिफिस, साथ साथ उसके विजाइनल कैनाल इन्फेक्शन होती है। स्टडी ये भी बताती है कि जो खवातीन STS का शिकार होती हैं उनमें देखा गया है कि जो प्रेगनेंसी होती है वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी देखी गई है, यानी कि प्रेगनेंसी यूट्रस की बजाय फलोपियन ट्यूब में ठहर जाती है और उसके साथ साथ ब्लॉकेज होती है और उस कंडीशन को हम कहते हैं साल्पिंजाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द फलोपियन ट्यूब नोन एज साल्पिंजाइटिस। अगर वहां पर साल्पिंजाइटिस हो जाए, रास्ता बंद होना शुरू हो जाए और उसके साथ साथ प्रेगनेंसी के चांस ना बने, तो फिर इधर उधर नहीं देखना, आपने फौरी तौर पर उस दवाई का इंतखाब कर देना जिसको मेडोरिनम कहते हैं जी। मेडोरिनम को आपने नहीं भूलना इस जगह पे। ये बेहतरीन किस्म का नसोड़ है और बेहतरीन किस्म का त्रियाक है और बेहतरीन किस्म की मेडिसिन है जो वहां पर काम करती है। इमरजेंसी आ जाए तो उसको क्या करते हैं कि आपने अभी एक डोज दी, 10 मिनट बाद उसकी दूसरी डोज दी, फिर आपने वेट करना है। ये जो तरीका है ना कि एक रात को दे दी, फिर सुबह, फिर दोपहर, फिर शाम 1M 10M CM, ये सारे गलत है। ये आपकी फिलॉसफी की नफी करता है। आपने वेट करना है। कोई भी मेडिसिन है उसके इस्तेमाल के बाद आपने थोड़ा सा वेट करना है। जो लो पोटेंसी फॉर्म में होती हैं आप उसको रिपीट कर सकते हैं, जो हाई पोटेंसी होती हैं आपने इसको फ्रीक्वेंटली यूज नहीं करना, और वो भी नसोड़। आपको पता है कि ये सुजाक के मवाद से दवाई तैयार हुई है, यानी जो मर्द का गंदा मवाद निकलता है नुसाड़ का, जो गनोरिया का, तो उस मवाद को लेकर अकॉर्डिंग टू फार्माकोपिया उसके मुताबिक फार्मासिस्ट इसको तैयार करते, और लिहाजा इसकी जो रेपिटेशन है वो बार बार नहीं करनी। ये 100% गलत है, बात पल्ले बांध लें आप। इसको आपने उस वक्त देना जब इसकी जरूरत है। रेपिटेशन उस वक्त भी दी जा सकती जब इसकी जरूरत है, अननेसेसरी नहीं। अब क्या होगा,
औरतों में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगा वेजिनाइटिस होगा, इन्फ्लेमेशन ऑफ द वजाइना नाउन एज वेजिनाइटिस। जो सर्वेक्स है इन्फ्लेम्ड हो जाएगी, जब इन्फ्लेम्ड होगी तो वजाइना के रास्ते फ्लूइड आएगा, इतना गंदा बदबू, इतनी गंदी बदबू, जस्ट लाइक फिश की जो बदबू होती है इकट्ठी की हुई होती है, उस तरह की बदबू गंदे जो होता है जिसको खमीर कहते हैं, यानी ऑफेंसिव डिस्चार्ज होता है। और मटीरियल आपको अपील करता है कि अगर फिश जैसी बदबू आए जो गंदी फिश है और वहां पर अगर सिम्टम आ जाए तो होम्योपैथी मेडिसिन आपको अपील करती है। एक ही दवाई है जो मुझे आती, बाकी मुझे पता नहीं, वो है सैनिकुला। कौन सी मेडिसिन है? आपके लिए भी नहीं है, सैनिकुला। आप इसको रेफरेंस लें, स्टडी करें, गूगल पे जाएं, आप इस मेडिसिन को लिखें, वहां पर ये वर्ड्स ना लिखे हो आप मेरे साथ ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर कट दवाई 30 ताकत में आपने सुबह दोपहर शाम देनी, लेकिन उससे पहले आपने इसको मेडोरियम दे देनी। फिर औरतों में सबसे बड़ा क्या मसला बनता है, और क्योंकि हम औरतों से ज्यादा फीमेल चेक करते हैं, क्योंकि हमारे पास बच्चियां आती हैं, उसके हस्बैंड आते हैं, उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है। लेकिन ये बात याद रखिए कि जो ड्यूटी एक लेडी डॉक्टर कर सकती है वो मेल काम नहीं कर सकता। हमने तो सिर्फ सिम्टम्स लेने हैं, वो एग्जामिनेशन भी कर सकती है। तो लिहाजा अच्छी क्वालिफाइड लेडी डॉक्टर का होम्योपैथी में बहुत बड़ा फुकदान है। औरत में क्या होगा सबसे ज्यादा, जब ये ट्रांसमिशन हो जाए बैक्टीरिया, तो औरतों में सबसे बड़ा मसला बनता है पीआईडी। पीआईडी कहते हैं पेल्वस इन्फ्लेमेटरी डिजीज। पेल्वस कहते हैं चड्डे को, इन्फ्लेमेटरी कहते हैं सोजश को, डिजीज बीमारी। यानी कि ड्यूरिंग, एक और बात, ये एसटीआई के बगैर भी हो सकता है। सो देयर आर मेनी रीजन, बट ओनली वन थिंग इज डिस्कस हियर। पीआईडी हुई, क्या अलामत आएगी? पेनफुल इंटरकोर्स। पहला कंप्लेंट ये आएगा कि मुझे पेन हो रही है। दूसरा सिम्टम फॉल डिस्चार्ज। तीसरा पेन अंडर अब्डोमेन, यानी पेशेंट आपके पास आए और वो ये कहेगी मेरी इस जगह पे दर्द हो रही है और ड्यूरिंग इंटरकोर्स हो रही है, फॉल डिस्चार्ज बहुत आ रहा है, तो आपने अच्छे तरीके से केस उसका लेना है। जब आपको ये पता चल गया कि इसको STIs है, लेडीज को बता भी देती हैं, और क्योंकि उसको तो नहीं पता होता कि हो सकता है ये बैक्टीरिया ट्रांसफर हुआ हो उसके हस्बैंड से। अगर आपको ये पता चल जाए कि बैक्टीरिया मर्द से ट्रांसफर हो गया है, तो आपने डबल एक्शन काम करना। यहां पर आपने एक खुराक उसके खामद को भी देनी है, पानी लेकर आओ, उसके खामद को भी आपने एक डोज देनी है। आप एक तरफ ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, दूसरी साइड उसकी सेफ साइड नहीं होती, मरीज आपका ठीक नहीं हो पाता। जब आपके पास ऐसा केस आए तो उसे कहेंगे ये 2 पुड़ियां अपने मियां साहब को खिलाएं। उससे क्या होगा कि उसकी सेक्सुअल जो एक्टिविटीज के साथ जो इन्फेक्शन डेवलप हुई, वो उसके साथ साथ उसकी अलामत एलिमिनेट होना शुरू हो जाएंगी। और अगर ये तदारक आप नहीं करते, प्रोस्टेट से प्रोस्टाइटिस हुआ, और उसके साथ साथ सिम्टम मेल में क्या आएंगी? पेन में स्वेलिंग होगी पीनस पे, ग्लास पीनस सूज पे बाहर आ जाएगा, यूरिथ्रा पे सोजश आना शुरू हो जाएगी, टेस्टिस इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएंगे, तो उसके नतीजे में स्पर्म मरना शुरू हो जाएंगे। उसके नतीजे में स्पर्म मरना शुरू हो जाएंगे। फीमेल में क्या होगा कि अगर वहां से बैक्टीरिया, वहां पर नाली साफ भी है अगर, लेकिन अगर सर्वैक्स के अंदर इंफेक्शन मौजूद है और मर्द ठीक है, जैसे ही उसने इंड्यूस किया स्पर्म, वो रास्ते में सारे मर जाएंगे। तो लिहाजा दोनों का जो ट्रीटमेंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए जितनी भी सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीजेस हैं, इसके लिए हाइजेनिकली होना बहुत जरूरी है। और आपने एक डोज होता है जिसको वजाइनल वॉश कहते हैं, वो आज आपको मैं बना के भी देता हूं। जो फार्मेसियां हमारे इधर बैठे हुए हैं वो भी सीख ले ताकि वो मार्केटिंग करें। देखें जी, लिख ले जी, कैसे लिखना जी, कैसे आपने अनहाइजेनिकली कैसे वॉशिंग की जाती है। एलोपैथी के अंदर, वजायरा के अंदर ट्यूब रखवाई जाती है, एंटी बैक्टीरियल्स होती हैं, एंटी फंगल्स होती हैं। आपको मैं 3 दवाइयां बताता हूं जो एंटी फंगल भी होंगी, एंटीसेप्टिक भी होंगी, एंटी बैक्टीरियल भी होंगी। ये लिख लें जी।
नंबर 1 हेलियोंथस। हेलियोंथस ये बहुत बड़ा एंटीसेप्टिक है होम्योपैथी का। बिल्कुल वही बातें बता के जाऊंगा, कोई चीज आपके छुपा के नहीं जाऊंगा ताकि आप इसको फायदा उठा लें। दूसरी मेडिसिन कैलेंडुला, तीसरी आजादी रितका, जब आपको पता है कि जब STS होता है खवातीर के अंदर वो ऐसे चलती हैं, ऐसे, यानी उसकी खत्म ही नहीं होती पेन, उसकी पेन खत्म ही नहीं हो पाती। हर वक्त डाउनवर्ड प्रेशर, हर वक्त फॉल डिस्चार्ज, लोअर एब्डोमिनल पेन उसमें रहता है। मर्दों में क्या होता है, थकावट, लथार्जिक कंडीशन, थका हुआ बंदा रहता है मर्द और औरतें, क्योंकि उसके अंदर वो शरारत कर जाता है और वो सिम्टम खत्म नहीं होते जल्दी जब तक उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करते। ये तीनों चीजें आपने लेनी है जी। तीनों का मैं सोर्स भी आपको बता देता हूं ताकि आसानी हो जाए। ये जो हेलियोंथस है ना जी, ये सूरजमुखी के पौधे से तैयार होती दवाई। ये जो कैलेंडुला है गुले अशरफी से और कुछ इसको गेंदे के फूल से तशबीह देते हैं। आजादी रितका ये जो नीम का दरख्त है ये उसका सोर्स है। जब आप किसी मरीज को कहते हैं निम के पत्ते तोड़ लो तो तिहार दिखा लो, तो कोई नहीं मानता। वो कहते मैं पहले भी की थी है, क्योंकि फ्री है ना। जब आपने उसको ये बना के देना है, फिर फीमेल के लिए ज्यादा फायदामंद है कि उसको डोज करके वजाइन वॉश कर सकती है। हमने उसको क्या करना है कि आपसे कहे कि 1.5 लीटर की बोतल है, तहारत आपने इसके साथ करनी है ताकि हाइजेनिकली एक्सटर्नल जो है ऑरिफिस वो साफ हो जाए। बनाने का तरीका मार्केट के अंदर 2 तरह के आते हैं, एक तो आता है क्यों, दूसरा इंडियन होम्योपैथिक फार्माकोपिया, वो कहता है कि ये 1x है, यानी इसकी ड्रग स्ट्रेंथ 1-2 है, इसकी 1-10 है। करना आपने क्या है, आपने 1 पार्ट इसका लेना है, 1 पार्ट आपने इसका लेना है, 1 पार्ट आपने इसका लेना है, और एक को आपने 9 से अटैच करना है, इसको आपने 9 से अटैच करना है, इसको आपने 9 से अटैच करना है, यानी 1-9 की रेशो बनानी है। बना के पानी जरा अच्छा हो, पानी गंदा ना हो आपके पास, पानी बॉयल करके आपने उसको 1 हिस्सा हेलियोंथस तो 9 हिस्से उसमें पानी डालना है, 1 हिस्सा कैलेंडुला तो 9 हिस्से उसमें पानी डालना है, फिर आजादी रित का 1 हिस्सा लेकर 9 हिस्से में पानी डालना है, तो आपके पास वो एक मिक्सचर बन जाएगा। अब आपने करना 1.5 लीटर वाली बोतल ले लें, उसमें सारा डाल के दे दें। पेशेंट को आपने कहना कि जी आपने TDS कहते हैं दिन में 3 दफा, थ्राइस टाइम आपने इसके वॉशिंग करनी है। इसके जो एक्सटर्नल बैक्टीरिया होंगे वो तकरीबन 70 to 80% खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको ये टूल आते हैं, अगर आपको ये टूल नहीं आते जनाब, पूरी मुंह छुपाइए जनाब, हाँ जी आप आ जाएं कल, वो आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला, लेकिन कंप्लेंट लेके साथ आएंगे, साथ आपने इसको टूल भी देने हैं ताकि आपने इसकी इंप्रूवमेंट भी करनी है। होम्योपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट इतना अहम है कि इसकी सिम्टम्स बड़ी अहम है, क्योंकि जो गोनोरिया होता है इसके सिम्टम ही तो हैं आपके पास। आइए इसको डायग्नोज कैसे करते हैं। मजा आ रहा? अच्छा जी, डायग्नोज का तरीका, सबसे पहले आपने क्या करना है, इमीडिएटली, वैसे तो इसका जो टेस्ट होता है ना, ये लेबोरेटरी वाले बैठे हैं मुझसे बेहतर समझते हैं, ये टेस्ट होता है जी ऐसे ही। आपने क्या करना है कि पहले आपने यूरिन टेस्ट करवाना है। जैसे मरीज यूरिन टेस्ट करवाना आपने सादा पहले, तो क्या करना है कि उसमें कौन सी चीजें आएंगी, सुने जरा। जो टॉपिक जो है ना बड़ा परेशान करने वाला है, इसलिए तुम आज ताड़ियां जरा घट ही मारियां हो। हाँ जी, ये यूरिन एग्जामिनेशन है ना जी, इसमें सबसे पहले आपने चेक करना उसका WBC, आपने इसका चेक करना RBC, आपने इसकी चेक करनी है pH। अगर मरीज के मैंने देखा है कि जब ये केस आता है तो यूरिन के अंदर लिखा होता है लफ्ज FFF, यानी फुल फील्ड पास, फुल फील्ड पास, और RBC लिखा होता है जी उन्होंने 50 से 60, इतने ज्यादा होते हैं। तो अगर यहां पर आपकी जो मेडिसिन है सलेशिया फेल हो जाए, हाइपरसाला फेल हो जाए, तो सिर्फ आपको मैंने वो दवाइयां बतानी है जो इधर अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी नाकाम नहीं होंगी अल्लाह के हुक्म से। ये लिख ले। नंबर 1 मायरेस्टिका। कौन सी मेडिसिन है जी? मायरेस्टिका।
किताब में मेंशन दैट देयर, किताब में ये बात लिखी हुई है कि अगर आपकी मेडिसिन हैपर सर्वरसिलेशिया फेल हो जाए तो फिर आपकी मेडिसिन माइरस्टिक है, ये एंटीसेप्टिक भी और एंटीबैक्टीरियल भी है। उसके बाद पास के साथ साथ अगर आपने हेपरसेल स्टार्ट की, माइरस्टिका स्टार्ट की, बात नहीं बनी तो आपने साथ उसको मेडोरिनम स्टार्ट करवा देनी 200 या 1 ml के अंदर। लेकिन साथ टूल भी इस्तेमाल करना है। टूल क्या है? इनटेक ऑफ वाटर ज्यादा लें। मरीज को आपने ये बात बतानी है कि पानी का इस्तेमाल आपने ज्यादा करना है। अगर वो पानी का इस्तेमाल ज्यादा करेगा तो यूरिनेशन ज्यादा होगी, यूरिन ज्यादा होगा तो पेशाब की नाली के अंदर जो कचरा है प्रोस्टेट की सेक्रेशन का वो साफ हो जाएगा, उससे पेनफुल यूरिन जो वो खत्म हो जाएगा, और उसके साथ साथ जो उसको यूटीआई का प्रॉब्लम वो भी ठीक हो जाएगा। और एक और भी तरीका जिसको हम कहते हैं सक्सेशन मेथड, वो भी आपको बता दें। मरीज आपके पास आया है, वो कहता है जी मेरे पास टाइम जरा शॉर्ट है, मैं सुबह दोपहर शाम दवाई नहीं ले सकता, तो आपने करना है कि जी उसको 1.5 लीटर की बोतल है, उसमें आपने कंथेरस 30, एपस मैलिफिका 30 और बेलाडोना 30, उसको कहना कि जब भी पीना तो 100 झटके दे देने। हम इसको कहते हैं सक्सेशन मेथड। जितनी दफा पीता जाएगा उसके मालिक्यूल तहलीलदार तहलील होते जाएंगे। जब भी उसने पानी पीना यही पानी पीना है, एक तो पानी की इंटेक बेहतर होगी और उसके साथ साथ उसकी यूटीआई की इन्फेक्शन ठीक हो जाएगी। जब यूटीआई की इन्फेक्शन है उतनी देर तक मरीज की तकलीफ में कमी बिल्कुल नहीं आने। और जब आपके पास मरीज आए आपने हिस्ट्री लेनी है, हिस्ट्री लेने के साथ साथ आपने उससे पूछना है कि भाई आपकी हिस्ट्री में ये प्रॉब्लम तो नहीं आया। अक्सर तो नहीं बताते, ना ही खवातीन बताती, वो फीमेल को पूछ तो लेते ही हम भी। होमियो पैसा खा तो करो जनानी पैसे दस लभ भी कितने रखे है। ये तो ऐसी अलामतें होती हैं कि जब आप अलामतें पूछने पे आते हैं तो आप टोटलिटी ऑफ सिम्टम पे चले जाते हैं। जब आपने कहना लोकेशन, सेंसेशन, मोडेलिटीज, कॉन्कॉमिटेंट्स, तो केस बाहर आ जाएगा। केस लेने का फन हो आपके पास। ये कभी भी नहीं हो सकता कि आप बार बार मरीज ये कंप्लेंट कर रहा है कि मुझे यूरिनेशन है, बर्निंग यूरिन हो रही है, या तो फिर उसका किडनी का टेस्ट करवाई, या आप उसकी डिहाइड्रेशन को चेक करवाई, या फिर आप उसका VDRL चेक करवाई। केस बाहर आ जाएगा। ये कैसे हो सकता? केस नहीं आता। सिर्फ नहीं आता तो हमारी नाहिली की वजह से नहीं आता। आगे आइए। हमने PID को डायग्नोज करना है। एक आसान तरीका, आपने सिम्टम्स ली, मरीज को आप लटाएं, लटा के आपने मरीज को उसको दबाना है ऐसे, वो पेन फील करेगी। दूसरा, लेडी डॉक्टर आपके पास मौजूद है तो इनको चाहिए, अगर इनको आती है लेडी डॉक्टरों को, वो करे मरीज का PV, वजाइनल पर एग्जामिनेशन। उसकी इतनी जिन्होंने तो इधर LHV किया उनको तो पता है, वो दूर से इसकी जो स्मेल आती है ना, उसी से पता चल जाता है कि पेशेंट को PID है। इतनी स्मेल, ऑफेंसिव डिस्चार्ज होता है, फौरी पता चल जाता है। और अगर डिस्चार्ज इस खतरनाक हो कि जिस कपड़े पे लगे तो सुराख हो जाए, जिस जगह पे लगे तो जलन आना शुरू हो जाए, तो 2 दवाइयां ध्यान में रखें हमेशा, करियाजोट और एसर नाइट्रेट, और जो आपको आती वो भी लिख लें। आप देखें इतनी अद्वियात आपको मैं बता रहा हूं, अगर फिर भी आपको ये ना आए तो फिर आप लोगों का अल्लाह ही हाफिज है। तो PID को डायग्नोज करने का तरीका नंबर 1, फौरी तौर पर आपने मरीज को अल्ट्रासाउंड ऐसे लिख के देना है, USG पेल्वस, अल्ट्रासोनोग्राफी आपने इसके पेल्वस का करवाना है, नॉट फॉर एब्डोमेन। वो बकायदा लिख के देता है जो डॉक्टर होता है, हो डॉक्टर DMRD उसने किया होता है, जो सही अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट होता है, वो बताता है कि पेशेंट को PID हो गई है। अब उसने PID आपको बता दिया, अब आपने इसके सिम्टम्स लेने। जब आप सिम्टम लेने में कामयाब हो जाएंगे तो आप ये समझ लेना कि PID का होम्योपैथी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 90+ इसका रिजल्ट मौजूद है। इनफर्टिलिटी से आप मरीज को बचा सकते हैं, साल्पिंजाइटिस को आप ठीक कर सकते हैं, ओवराइटिस को आप ठीक कर सकते हैं, वेजिनाइटिस को आप ठीक कर सकते हैं। ये कितनी जबरदस्त आपके पास मेडिसिन मौजूद है। आपने यहाँ पर बच्चा पैदा करने के लिए डायरेक्ट मेडिसिन नहीं दे रही कि भी उसका हार्मोन नहीं बना, अभी हार्मोन की तो बात ही नहीं है।
वो मेरा नेक्स्ट लेक्चर आएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर। अभी आपने उसकी हाइजेनिकली सफाई सुथराई करनी है, आपने उसकी लाइनमेंट ठीक करनी है, जो इन्फेक्शन आ रही है उसकी इन्फेक्शन को ठीक करना है। जब ये सारी चीजें हो जाएं तो फिर आप ये समझ लें कि आपने इसका इलाज किया है। जब ये इलाज हो जाए तो आपके पास अक्सर लोग आते ही मेरे वार्ड से निकल आए, कहते ही मेरे वार्ड से निकल आए। वो भी बताते हो कि अभी मैं चैनल चेंज करने जा रहा हूं, अगली बीमारी पे जा रहा हूं। जो वार्ड्स है वो गनोरिया नहीं है, वो और चीज है। लेकिन आपने एग्जामिनेशन कैसे करना है? अगर आपके पास गनोरिया का मरीज आ जाए तो पहले जो मवाद निकलेगा ना पीनस के यूरिथ्रा के रास्ते, आपने मरीज का स्वैब टेस्ट करवाना है। लेबोरेटरी वाले स्वैब देते हैं, आप इसको स्वैब देके उसका कल्चर कराना, बताता है कि इसकी बैक्टीरिया इंफेक्शन मौजूद है कि नहीं मौजूद। एक यहां से आपने मवाद लिया, अगर कोई फीमेल है तो उसने अपने वजाइना के रास्ते से उसका मवाद लिया, अगर उसने एनल सेक्स किया तो एनस वाले मवाद से आपने उसका लिया, और अगर किसी ने ओरल सेक्स किया तो उसका थ्रोट इन्फेक्शन होगी बार बार, तो उससे आपने थ्रोट स्वैब लेना है। क्यों जी अरफान साहब ऐसी है? हाँ जी, ये इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि वो लेबोरेटरी वाले हैं। ये आपने इन चीजों को लेना और लेके चलना है। फिर आपको डॉक्टर मरीज आपको 1500 रुपया फीस देगा। अगर आप कहेंगे कि एक पूरी डाल के कर जाए, फिर आपको किसी ने कुछ नहीं देना। आपने पूरी मेहनत करनी मरीज के ऊपर। आपने अव्वलीन जिम्मेदारी ये समझनी है कि ये मेरा मरीज है, मुझे लगता है जैसे सारा कुछ है। आपने दिन रात उसके लिए मेहनत करनी है। तो जब आप ये करने में कामयाब हो जाएंगे तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी 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 होगी जनाब। अगला वायरस आ रहा है जनाब। अच्छा, अभी क्योंकि बैक्टीरिया की बात, मैं बैक्टीरिया पे रहता हूँ। खवातीन की बारी आ गई जी, ट्राइकोमोनास या ट्राइकोमोनियासिस कहते हैं। ये एक पैरासाइट है, ये भी एक पैरासाइट है, और इसमें फीमेल इन्वॉल्व होती हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि जनाब ये लकोरिया है तो इसकी आप दवाई दे दें। व्हाट इज लकोरिया? लकोरिया इज अ सेक्रेशन ऑफ द वजाइना ड्यू टू ट्राइकोमोनास विजिनैलिस। हम ये इसको कहते हैं लकोरिया। हर वो डिस्चार्ज जो औरत की वजाइना से निकले वो लकोरिया नहीं होता, और ना ही हर डिस्चार्ज का ट्रीटमेंट होता है। ये बात ज़हन में रखें। आप क्या कहते हैं जी, व्हाइट हो गया दवाई बदल दी, नीले रंग का हुआ दवाई बदल गई, पीले रंग का होता दवाई बदल गई। जब रंग बदले साथ बदबू आए, ऑफेंसिव डिस्चार्ज हो, देन नीड ऑफ ट्रीटमेंट। मरीज कंप्लेंट क्या करे? आप देखें ना, कोई बंदा पॉजिटिव सोच के साथ साथ कोई ऐसी सोच रहा है, रोमांटिक है, तो थोड़ा सा जो डिस्चार्ज का हो जाना बर्थोलिन ग्लैंड का, इट इज नॉट लकोरिया। लकोरिया में अगर शामिल हो जाए पैरासाइट, हम उसको कहते हैं ट्राइकोमोनास विजिनैलिस। ये फीमेल में होता है। होता क्या इसमें? जो वल्वा है, दो होंठ होते हैं खवातीन के नीचे, एक लिबिया मेजोरा, एक लिबिया माइनोरा। ठीक है जी। लिबिया मेजोरा के ऊपर हल्के हल्के आप देखें कि उसको इचिंग होगी, सोरनेस होगी, दुखन होगी, दर्द होगी, पीआईडी होगा, और साथ फाउल डिस्चार्ज होगा। तो ये समझ लेना कि उसके अंदर को पैरासाइट की इंफेक्शन हो गई है। आपने वही वो काम करना है। आपने यहाँ पर थोड़ी सी एंटी फंगल का भी इस्तेमाल कर लेना। जो हमारे पास होम्योपैथी मेडिसिन है ना जी, आर्सेनिकम एल्बम, ये इतनी जबरदस्त एंटी फंगल, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। आपने जब बर्निंग सेंसेशन है तो आर्सेनिकम भी साथ दिन में रखना है। तो साथ वो मैंने जो आपको फार्मूला बताया तीनों दवाइयों वाला, आपने वो भी इसको इस्तेमाल करना है। लेकिन ये सारी चीजें ठीक हो जाती, अपना खास ड्यूरेशन पीरियड पूरा करने के बाद ये ठीक हो जाती। अगर नहीं ठीक होती तो वो बड़ियां खतरनाक हैं, वो आपको मैं बताता हूँ। अब दो हमने ये चीजें डिस्कस की हैं, तो इसके साथ साथ सिफिलिस भी है। सिफिलिस एक बहुत बड़े टेस्ट है, बहुत बड़ी बीमारी, वो भी डिस्कस किया जाएगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ये ध्यान में रखना। साथ आपको मैं टच कर रहा हूं थोड़ा सा HPV, ह्यूमन पैपिलियोमा वायरस। आपको पता है कि जो वायरस है इसको पहले मैनेज किया जाता है। जब मैनेज होता है तो फिर अपनी ये सिम्टम पहले छोड़ता है। जब ये सिम्टम छोड़ता है तो उसके साथ साथ इंतहाई खतरनाक किस्म की अलामतें पैदा करता है। लिसन टू मी प्लीज, नो मोर टॉक। आपने क्या करना है,
जब वायरस बॉडी में जाता है ना जी, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जैसे सुजाग अपनी लामतें पैदा करता है ना जी, ऐसे एचपीवी भी लामतें पैदा करता है। कौन कौन सी लामतें पैदा होती हैं? ये सबसे पहले करीब तेरी जो एरिया होता है फीमेल जेनिटल ऑर्गन का या मेल जेनिटल ऑर्गन का, ये उसको टारगेट करता है। अगर आप इसका सही इलाज करवाएं, अगर आप इसकी सही वैक्सीनेशन करवाएं, तो खवातीन सर्वेक्स के कैंसर से बच सकती हैं। यानी आप अंदाजा लगाएं कि देखने में कितना आसान वायरस है, और हम जल्दी से दवाई पूछने की कोशिश करते, बीमारी समझने की कोशिश नहीं करते। एचपीवी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जब बॉडी में जाता है तो सबसे पहले ये जो मेल जेनिटल ऑर्गन है ना जी, इसका जो ग्लांस पीनस है, इसका जो किनारा है, इस पर वार्स बना देता है, मस्से बनते हैं इसके ऊपर। और खवातीन का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव का एक्सटर्नल ऑर्गन है, वो पूरे का पूरा वार से भर जाता है। ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। जी जी बताता हूं भी। और उसके साथ साथ ये जो वायरस है, इसकी ट्रांसमिशन सिर्फ वहां पर नहीं रहती, आगे भी फैल जाती है। और होता क्या है, जब कोई मासूम मर्द या औरत ऐसे शख्स से मिल लेती है जो मल्टीपल सेक्स का शिकार होता है, वो वायरस उसके अंदर मुंतकिल कर देता है। अगर इसको मैनेज ना किया जाए सही तरीके से, इसको सही तदारक ना किया जाए, तो खवातीन के अंदर कैंसर डेवलप हो जाता है सर्वेक्स का। ये इतना खतरनाक है। और वार्स बनने शुरू हो जाते हैं। और जब ये वार्स बनते हैं तो वार्स की जो शक्ल होती है वो जस्ट लाइक कैल्यूली फ्लावर, ये लफ्ज लिखा है बकायदा तौर पर। ये इंटरनेशनल जरीदा मेरे पास मौजूद है जिसके ऊपर ये बात लिखी हुई है। ये मेरे पास पूरा इंटरनेशनल जरीदा मौजूद है और उसके ऊपर ये बात उन्होंने मेंशन लिखी हुई है, जो मैं आपको सुना देता हूं। पिंक और फ्लैश कलर्ड वार्स दैट आर रेस्ड शेप्ड लाइक कैल्यूली फ्लावर ऑफन आर नो सिम्टम्स। आप देखिए कि पैदा हुए और सिम्टम्स ने पैदा नहीं किए, लेकिन ये बात याद रखें कि ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम खवातीन में पैदा करता है और सर्वाइकल का कैंसर हो जाता है। डायग्नोस के लिए जब ये वार्स निकल आते हैं, हम तो कहते थूजा दे दें जी, बात खत्म। डायग्नोस के लिए वहां से इसका पीस लिया जाता है, इसकी बायोप्सी होती है। और मैं लिख के दे देता हूं, आज तक कभी आप लोगों ने किसी की करवाई नहीं होगी सिवाय थूजा दवाई के। आपने उसकी बायोप्सी करवानी, वो बताएगा कि क्या इसमें ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, क्या वो जिस जगह पे ग्रोथ कर रहा है ओवर ग्रोथ। क्योंकि कैंसर की जो डेफिनेशन है वो है इट इज एन इरेगुलर ग्रोथ ऑफ द सेल नॉन एज कार्सिनोमा। किसी चीज की इरेगुलरिटी ग्रोथ हो जाना। तो वो जो ग्रोथ हो रही है वो रेगुलर हो रही है कि इरेगुलर हो रही है? वो इरेगुलर हो रही है। तो अब वहां पर एक सिम्टम आएगा, जैसे पीआईडी में एक सिम्टम आएगा कि मेंसेस आ गए और मेंसेस के दौरान अगला पीरियड के दरमियान में स्पॉटिंग लगना शुरू हो जाती है। इसी में ह्यूमन पेपिलोमा वायरस में भी यही होता है कि उसके साथ साथ पूरी की पूरी कैनाल इन्वॉल्व हो जाती है और इनवॉलेंटरी ब्लड आना शुरू हो जाता है गैर-इरादी तौर पर। तो इसलिए इसको समझने की जरूरत है और इसको फाइंड आउट करने की जरूरत है। और जो सिम्टम्स पैदा होते हैं उसमें सबसे ज्यादा सिम्टम पेन होती है, डिस्चार्ज होता है। और क्योंकि ये फैलता कैसे है आपको पता है, ये दो ही लफ्ज मैंने बताए हैं, एसटीडी और एसटीआई। ये दोनों से फैलता है और फैलने के बाद ये लामत पैदा करता है। और उसके साथ साथ इसके अंदर जो सबसे बड़ा मसला डेवलप होता है कि आपने क्या करना है कि जब ये वार्स बन गया इधर आ गए, तो कुछ लोगों के हाथ भी इधर बने होते हैं, इतने इतने मोटे सारे, किसी के गर्दन पे इतने इतने बने होते हैं। हम मेहनत नहीं करते, हम कहते हैं कि जनाब दवाई दी और बात खत्म। हमने उसको फाइंड आउट करना, अगर नहीं समझ आती आप डर्माटोलॉजिस्ट के पास भेज दें, वो उसको फाइंड आउट कर दे, आप उसका ट्रीटमेंट शुरू करवा लें। आंखों वाले ने बता दिया इसको मोतिया, आपने दवाई दी, आपने देखा ही नहीं, उसने बता दिया, हमने बात मान ली। हमने फाइंड आउट करना है। जब ये वार्स बन जाएं तो ये केस बन जाता है एंटीसाइकोटिक। हमने अपनी होम्योपैथी की तरफ चले जाना है।
और उससे पहले जब ये डिस्चार्ज, ये मैं आपको बताता हूँ, जो ये मेडिसिन तो आपकी आगे ना इधर साइकोटिक में जाएगा, तो जो खवातीन का जो फॉल डिस्चार्ज है, जो गोनोरिया में भी होगा, पीआईडी में भी होगा, जितना खतरनाक होगा, तो आपने एक और मेडिसिन का भी साथ ऐड करना, वो है सफलीनियम, वो मुझे याद नहीं रही सफलीनियम को भी आपने ऐड करना है। आज आपको मैं वो मेडिसिन बताऊंगा, अगर तो आपको आती होगी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो वार्ड से जरा मुख्तलफ होगी, थूजा से जरा मुख्तलफ होगी। जैसे मैंने फिश वाली मेडिसिन आपको बताई, ये जितनी मेडिसिन है एविडेंस के साथ हैं, ये जितनी मेडिसिन है फार्माकोपिया के लिंक के साथ हैं, ये जितनी मेडिसिन है ये मटीरिया मेडिका के साथ उसको डील करती हैं। तो लिहाजा बहुत अच्छी दवाई अगर आपकी थूजा के साथ मावन करें तो ये मेडिसिन मौजूद है, कलकेरिया कैल्सिनेटा। कौन सी मेडिसिन है जी? नवी दवाई है ना जी, तो ताड़ियां तो मारो अपने वहां से, मेले नहीं मारनी आती। ये है कलकेरिया कैल्सिनेटा, कलकेरिया कैल्सिनेटा 30, कलकेरिया कैल्सिनेटा बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, थूजा के साथ कोरिलेट करेगी। जैसे नाइट्रिक एसिड है, वो भी बहुत अच्छी दवाई है, कास्टिंग भी है, लेकिन आपको पता है कि जो है ह्यूमन पेपिलोमा वायरसेस की जो बीमारियां हैं उसको भी तो टारगेट करने के लिए आपके पास मेडिसिन होनी चाहिए ना। वो आपके पास मेडिसिन है मियाज़मेटिक मेडिसिन। आपने मियाज़मेटिक मेडिसिन को हर हालत में देना है और मरीज का बैकअप आपने करना है, यानी बैकअप के साथ आपने चलना है। ऐसा नहीं हो कि आपने मरीज को दवाई दी है और उसके बाद आपने उसकी अलामात की तरफ नहीं गए। आपने मरीज की अलामात की तरफ भी जाना है, सिम्टम्स की तरफ भी जाना है और साइन और सिम्टम को भी मद्देनजर रखना है। तो कलकेरिया कैल्सिनेटा नई मेडिसिन है आप लोगों के लिए, हाँ जी, तो इसको याद भी करना, फार्माकोपिया से भी देखना, और ये मिल जाती मार्केट के अंदर, आसानी से मिल जाएगी। और इसके साथ साथ एसिड नाइट्रेट, ये वो मेडिसिन है जो इंतहाई इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। जब भी एसडीएस जिनसी बीमारियां फैलती हैं तो ये बच्चों में भी मुंतकिल हो जाती हैं, क्योंकि मैंने टॉपिक को इसके साथ ही घूमना है, क्योंकि आगे नहीं जाना, टाइम शॉर्ट है और ये अगले लेक्चर में जाएगी बीमारियां। अगर एक मां को इन्फेक्शन है, ये बात ध्यान में रखना, तो वो बीमारी ट्रांसफर हो जाएगी फीटस के अंदर। ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं कंजेनिटल डिसऑर्डर और एसटीआईज। ये कंजेनिटल एसटीआईज जो है ये मां से बच्चे में मुंतकिल होती है। कैसे होगी? आसान रास्ता, क्योंकि बच्चे को खुराक देनी होती है प्लेसेंटा के जरिए। प्लेसेंटा इज द पाथ मेम्ब्रेन बिटवीन फीटस एंड मदर। अगर वो वहां से बच भी गया फॉर एग्जांपल, तो जब जिस रास्ते से उसने गुजर के आना है तो वहां पर इंफेक्शन हो जाएगी। तो जब बच्चा पैदा होता है, आपने देखा हो किसी की आंख टेढ़ी है, किसी के स्किन को कोई प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है ना, कोई सोगड़े का मरीज है, और जब वो बड़े होते हैं तो उनकी दर्दें खत्म नहीं होती, उसके जोड़ों में दर्दें रहती हैं। और जब वो बच्चे की फिर शादी हो जाती है, लड़की की हो जाती है, अगर आपने उसको ट्रीट नहीं किया फिर आगे ट्रांसफर होना शुरू हो जाती है। तो लिहाजा ये जो बीमारियां खुशी से जो शुरू होती हैं ये आंसुओं पे खत्म होती हैं, और इसका वाहिद जो इलाज है, एक ही इलाज है, वो एक ही है, वो है परहेज इलाज से बेहतर है। क्योंकि इसका जो ट्रीटमेंट यही निकलता है कि अगर हम परहेज करें तो देन बच सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ 10 सेकंड की किस से 80 मिलियन बैक्टीरिया पैदा होते हैं। अब अगर वहां पर कोई डेंजरस है तो आप अंदाजा लगा लें। जैसे हर पी सिंप्लेक्स में क्या होता है, कोई ओरल सेक्स से क्या होता है कि यहाँ पर इसके जो फीमेल होती है उसके यहाँ पर दाने निकलने शुरू हो जाते हैं, मवाद निकलना शुरू हो जाता है। तो गायनाकोलॉजिस्ट जो होते हैं और इसी तरीके से जो लेटेस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं वो वहां से उसका पीस लेते हैं। यानी बात करने का मकसद ये है कि आपने फाइंड आउट भी करना है, डायग्नोज भी करना है, और हाइजेनिकली जो मेथड है उसको भी आपने अप्रूव भी करना है। ये मसनूई या मोबाइल पे ही हो रही है अभी। तो बात यह है कि हमने इन सारी चीजों को मद्देनजर रखना है, और आपने अद्वियात का जो ग्रुप है वो मजबूत ग्रुप अपने अपने पास रखना है। मर्दों को चाहिए कि जब उनके पास कोई मेल आए तो उनके पास प्राइवेसी रूम होना चाहिए। वो कम से कम वो बच्चे जिनको ये प्रॉब्लम है आप उनको एग्जामिनेशन कर सकें। खवातीन वो भी चाहिए कि अपने क्लिनिक के अंदर हेल्थ केयर कमीशन को मद्देनजर रखते, प्राइवेसी को मद्देनजर रखें, और वो बच्चियां जो इनके पास इन्फेक्टेड आती हैं आप उनका ट्रीटमेंट भी करें और प्राइवेसी को भी मद्देनजर रखें।
ताकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। और उसके साथ साथ आपके पास इतनी मेडिसिन मौजूद है, इतना ह्यूज मेडिसिन का ग्रुप मौजूद है। सिर्फ बदकिस्मती ये है कि आपने कभी किसी को देखा नहीं। आपने मरीज को क्या कहना है? आपने मरीज को ये बात कहनी है कि भाई अगर आपको शादी से पहले STIs है, हम उसको इजाजत नहीं देते वो शादी करे, क्योंकि अगर वो खतून जो इनोसेंट है उसको ये ट्रांसमिशन हो जाएगी। पहले तो बच्चा ही नहीं होना, उसने जाते ही उसको PID कर देनी है। जब उसको PID नहीं तो उसका फॉल डिस्चार्ज शुरू हो जाना है, साथ उसका इनफर्टिलिटी शुरू हो जानी है, मेल के स्पर्म खत्म हो जाने हैं। और अगर किसी बच्ची को है, उसको भी चाहिए कि अपनी मदर से कॉल लिंक करके, अपनी लेडी डॉक्टर से कॉल लिंक करके अपना ट्रीटमेंट करवाए, ताकि अपनी अगली नस्ल को महफूज करे। ये आपकी जिम्मेदारी है हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइडर की। जब अपनी जिम्मेदारी को आप पूरा करेंगे तो इंशाल्लाह ताला मैं हमेशा आपके साथ हूं। जैसे आपको मैंने 5 लेक्चर्स के अंदर यहां पर वो बंदे भी खड़े किए जिसके 15 साल औलाद नहीं, 14 साल औलाद नहीं, आपने वो केस भी देखे। लेकिन ये केस हम आपको दिखा नहीं सकते, बता नहीं सकते, बट हम ब्लाइंड डिस्कस कर सकते हैं। तो जब आपको कोई प्रॉब्लम हो, इनबॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं। कोई बात नहीं, अगर आप मुझे 1500 रुपये फीस दे भी देंगे ना, मर नहीं जाएंगे आप। हाँ जी, सारा काम फ्री में है ना सारे। हाँ जी, आप डिस्कस करें मुझसे, मेडिसिन को डिस्कस करें, तो इंशाल्लाह ताला आपको समझ आएगी जनाब। थैंक यू सो मच जनाब, बंडल ऑफ थैंक्स। अच्छा जी, ये देखे कितनी बुरी बात है कि वो आपके लिए इतना कोऑपरेट करते हैं। कम से कम ये देखे जो खर्चा हो रहा है ये हम मिलके करते हैं। हमने तो जो 100 रुपये आपके ऊपर लगाया था, हमने वो भी वापस कर ले लिया कि हम आपसे नहीं लेंगे, क्योंकि ये डर था कि कहीं 100 से ना भाग जाए लोग, ठीक है ना। लेकिन कुछ लोगों ने हमें बहुत अप्रिशिएट किया, जिन्होंने हमें अप्रिशिएट किया हम उनके लिए क्लैपिंग करते हैं जनाब। तो इन प्रोडक्ट को आप खरीदें, अपने स्टोर पे परचेज करें, और अल्हम्दुलिल्लाह ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए बेहतरीन अद्वियात हैं। और ये फैजान होम्यो स्टोर पे आपको आसानी से अवेलेबल है। और अगर कोई डायरेक्ट लिंक करना चाहता है, इसके ऊपर नंबर लिखा हुआ है, वो डॉक्टर मुमताज साहब से खरीद सकता है और अच्छे डिस्काउंट पे भी दे सकता है। मुमताज साहब ठीक है जनाब? लो जनाब, है काम हो गई। दूसरा, मैं आजकल बैठ रहा हूँ वेलग्रो न्यूट्रास्यूटिकल में, हमारा वहाँ पर एक होम्यो डिवीजन स्टार्ट हुआ है, तो आपको वहाँ पर इसकी बुकलेट मिल जाएगी, इसको स्टडी करना। कोई मेडिसिन चाहिए हो तो आप स्टोर से ले सकते हैं, डायरेक्ट कंपनी से ले सकते हैं जनाब। थैंक यू सो मच जनाब।